सीमांचल एरिया और ख़ास करके अगर हम अररिया की बात करें तो आपका क्या विज़न है? जनता और जनप्रतिनिधियों का जो रिश्ता होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए, जिसमें ये बहुत कमज़ोर निकले। मैं अभी कमियों पे बात करूंगी क्योंकि मैं जनता के बीच से आ रही हूँ। जनता जो कमियां उठा रहे हैं, सबसे मेन मुद्दा जो विपक्ष के साथ साथ जनता का भी है वो है बेरोजगारी। पलायन और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इन मुद्दों पर सरकार काफ़ी गंभीर है और लगातार आप देख रहे हैं वैकेंसीज निकल रही है ताकि हमारे यहाँ रोज़गार की व्यवस्था हो सके और इस पर राहत मिल सके। हमारे जो शिक्षित बेरोज़गार युवा युवतियाँ हैं उनको वो उपलब्ध कराया जा सके, उनको रोज़गार से जोड़ा जा सके। तो डिफरेंट सेक्टरों में आप देखें, हेल्थ सेक्टर में, कृषि विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हम अभी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो महिलाएं रो रही हैं और दुखी हैं, नाराज़ हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है। जो कानून बनता है, किसी भी मुद्दे पर कानून बना, तो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल सरकार नहीं है, इसके लिए हर किसी के पास जाकर ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है जिससे आप सरकार में आ रहे हैं। अननेसेसरी बातें जो जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अगर वोट चोरी हो रही है तो भाई आपके विपक्ष इतने मजबूत कैसे बिहार में हैं और देश में? हम अभी मौजूद है अररिया विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो यहाँ के जेडीयू कैंडिडेट शगुफ्ता अजीम जी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम आप सीमांचल के एरिया में एक ऐसी कैंडिडेट है जो लास्ट ईयर आप चुनाव हारी, लेकिन उसके बाद आपका सीमांचल एरिया और ख़ास करके अगर हम अररिया की बात करें तो आपका क्या विज़न है और आप जनता के बीच अगर इस बार उतर रही हैं तो क्या उनको क्या आश्वासन देना चाहती हैं जिससे आपको जनता वोट करे? सबसे पहले मैं इन सवालों के लिए और आपका यहाँ आने के लिए हम वेलकम करते हैं। देखिए क्या है ना कि अररिया जो 49 विधानसभा है, इसकी तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जिनको पूरा मैंडेट से लोगों ने जिताया, तो उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन जनता के बीच रखनी चाहिए थी उन्होंने नहीं रखी। सबसे बड़ी बात तो जनता और जनप्रतिनिधियों का जो रिश्ता होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए, जिसमें ये बहुत कमज़ोर निकले। इन्होंने 10 वर्षों तक यहाँ के लोगों का वोट लिया। यूँ समझे तो अररिया 49 विधानसभा ने हमेशा वोट उन्हीं लोगों को दिया। हमारे जो विपक्षी दल के लोग जो भी लड़े उनको वोट मिला, और जब वोट मिला तो उन्होंने पूरी जनता का जो विश्वास उस पर खरे नहीं उतरे, उन्होंने काम नहीं किया। बहुत सारे काम थे, अवसर थे उनको करने के, और चूँकि हमारी जो सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया थे, उनकी रीज़न में जब काम इन्होंने इतना कम किया, आप समझ सकते हैं कि जहाँ काम के नाम पर, विकास के नाम पर आंधियों की बौछार लगी हैं, और वहाँ पर अररिया विधानसभा जो क्षेत्र है वो अभी भी विकास के लिए तड़प रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जीत कर गए उन्होंने कैसा काम किया। एक दूसरी बात ये कि हमारा जो मुद्दा है पॉलिटिकल, जब मैं अगर जनता ने मुझे चुना या हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का, क्योंकि अभी तो घोषणाएँ नहीं हुई, अभी मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, सपोज़ मुझे अगर इस तरह के मौके मिलते हैं तो निश्चित तौर पर अररिया में काम करने के, सबसे पहले तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में काम करने का बहुत सारा अवसर है। आज भी कई ऐसे चुनिंदे हमारे पंचायत हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़क, पुल, पुलियों की आवश्यकता है और वहाँ तक लोग तड़प रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने पोखरिया पंचायत देखा, वहाँ पर एक पुल का निर्माण होना चाहिए था, क्योंकि वो पुल जो है काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। तो इस तरीके के कई जगह हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी के एजुकेशन सेक्टर में आप अगर देखें तो अररिया में जो हमारा प्राइमरी और हाई और मिडिल जो स्कूल्स हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्यमंत्री जी ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे पहले बल दिया, उसके बाद एजुकेशन को मजबूत करने के लिए और वहाँ पर मैन पावर बढ़ाया, टीचर्स की नियुक्ति की। उसके बावजूद आज यहाँ जो है महाविद्यालय जैसे महिला महाविद्यालय होने चाहिए थे गर्ल्स के लिए, खासकर यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। तो ये सारे डिमांड्स यहाँ क्षेत्र में हैं और यहाँ की युवा वो चाहती है कि हमें एजुकेशन सेक्टर में और बेहतर से बेहतर परिणाम के रूप में अररिया
अररिया में कुछ सौगातें मिलें। नो डाउट अररिया में विकास हुए हैं, मेडिकल कॉलेजेस से लेकर के छात्रावास, लड़कियों की छात्रावास, सब कुछ हुआ है, बट इसके बावजूद अन्य जो काम अधूरे हैं उनको करने चाहिए और मैं इन मुद्दों को ज़रूर लाऊंगी। डेवलपमेंट की बात आप कर रही हैं, डेवलपमेंट हुआ है, जनता भी इस बात को मान रही है कि सड़कें बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है बिहार का। लेकिन मैं अभी कमियों पे बात करूंगी क्योंकि मैं जनता के बीच से आ रही हूँ। जनता जो कमियाँ उठा रहे हैं, सबसे मेन मुद्दा जो विपक्ष के साथ साथ जनता का भी है वो है बेरोजगारी। और आपका क्षेत्र खास करके क्योंकि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों का काफ़ी नुकसान होता है और रोज़गार के लिए लोगों को अपने राज्य से बाहर जाना पड़ता है। और पलायन को रोकने के लिए, रोज़गार बेहतर करने के लिए सरकार पे लगातार आरोप लगता रहा है, कैसे इसको बेहतर करेंगे? देखिए, लगातार निरंतर इस पर काम किया जा रहा है। आपने देखा था कि जब इस बार हमारी सरकार बनी थी 10 लाख नौकरियों की घोषणा की थी और 10 से ऊपर नौकरियां दी जा रही हैं। अभी हमें लगता है 12 और 13 लाख के करीब नौकरियां दे दी गई हैं। और इसके अलावा जो स्वरोज़गार के लिए जो दिशा में जो काम चल रहे हैं वो लगातार चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जीविका दीदी, तो युवाओं के लिए आर्थिक बल, आर्थिक सहायता। और अभी जो हमारा जो 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, आप देखिए हमारे एजेंडा में वो शामिल है कि हम अब रोज़गार की दिशा में उद्योग, ऐसे भी उद्योग पर काम हो रहे हैं, बट इससे बड़े और जो इंडस्ट्रियल लगाने की बात हो रही है तो उस पर अगला कदम हमारी सरकार का होगा, जिससे नियंत्रण पा सकेंगे हम पलायन पर। पलायन और बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, इन मुद्दों पर सरकार काफ़ी गंभीर है और लगातार आप देख रहे हैं वैकेंसीज निकल रही है ताकि हमारे यहाँ रोज़गार की व्यवस्था हो सके और इस पर राहत मिल सके। हमारे जो शिक्षित बेरोज़गार युवा युवतियाँ हैं उनको वो उपलब्ध कराया जा सके, उनको रोज़गार से जोड़ा जा सके। तो डिफरेंट सेक्टरों में आप देखें, हेल्थ सेक्टर में, कृषि विभाग में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में विभिन्न पदों पर बहालियाँ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, रोज़गार की दिशा में जो पढ़े लिखे युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनके लिए अवसर खुले हैं। मैम, सीटें खाली होते हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती तो लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होती है। ये समस्या है, इस समस्या को कैसे ठीक करेंगे? ऐसा नहीं है कि सीट नहीं है, पदें खाली है, पर फिर भी नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही है और बेरोजगारी बढ़ रहा है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या बढ़ी है। यही जब मैं 2006 में अध्यक्ष जिला परिषद थी तो यहाँ 28 लाख लोग थे पूरे अररिया में, मतलब पूरी ज़िला की मैं बात कर रही हूँ। आज हमारे यहाँ 34 लाख आंकड़े हो गए। तो जनसंख्या बढ़ रही है और लोग शिक्षित हो रहे हैं। फिर मैम मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 10,000 देंगे, कहाँ से देंगे इतनी बड़ी आबादी को? मतलब कैसे आप सबको संतुष्ट करेंगे? 10,000 दे के पॉसिबल है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी कोई घोषणाएं की हैं तो वो पूरी योजनाएं प्रॉपर तरीके से तैयार करके ही घोषणा करते हैं। उनके पास अपने जो साधन हैं या जो सेंट्रल से सहयोग लेने की बात होती है, जैसे 75 और 25 की कॉपरेशंस होती हैं, केंद्रांश और राज्यांश, जिस तरीके की जो भूमिकाएं होती हैं, आप जान रही हैं कि केंद्र में सरकार हैं और हम लोगों एनडीए के साथ मिल करके हम लोग चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बना ली होंगी और फंडिंग का पूरा इंतज़ाम किया होगा, तभी ये घोषणाएँ हो रही हैं। और आप देख रहे हैं, पहली किश्त तो मिल गई, पहली किश्त की राशि रिलीज़ कर दिया लोगों। ये चुनावी प्रलोभन है, चुनाव से पहले आप नहीं देखिए, हाँ, ये पेंशन भी 1100 कर कथनी और करनी वाली बात नहीं है। एक्चुअली जो मुख्यमंत्री कहते हैं वही करते हैं और जो काम नहीं कर सकते हैं वो कहते ही नहीं हैं। एक और मुद्दा बड़ा देखने मिल रहा है फील्ड पे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बिहार से बंद कर दिए हैं शराब, लेकिन हम अभी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो महिलाएं रो रही हैं और दुखी हैं, नाराज़ हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है, दूसरी तरफ हमारे बच्चे गर्त में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का नशा कर रहे हैं, इवन सेलर बन गए हैं। और इससे काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। इसको कौन रिकॉग्नाइज़ करेगा? गवर्नमेंट अब तक क्यों नहीं रिकॉग्नाइज़ की? और अभी आपके पास चुनाव है, ये जनता में एक बहुत बड़ी नाराज़गी है, खास करके महिलाओं में, जिसको मुख्यमंत्री कहते थे कि शराब बंद करने से महिलाएं बहुत सुखी हो गई हैं, खुशी हो गई हैं। उन महिलाओं के अंदर जब नाराज़गी और आंसू आज दिख रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इनकी प्रतिशत कम हुई है, नो डाउट,
मैं भी घूम रही हूँ और मुझे भी सामाजिक जो अनुभव मिल रहा है, जो नशे की बात है, नशे सरकार ने, हमारी सरकार ने कानून बना दिया। अब जब जो कानून बनता है, किसी भी मुद्दे पर कानून बना, तो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल सरकार नहीं है, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक जो कॉपरेशन होनी चाहिए वो हैं, समाज में लोगों की मानसिकता पर काम होनी चाहिए, उनकी मेंटलिटी बदलनी चाहिए। और जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे, जो महिलाएं रो रही हैं, उनके जो बच्चे हैं या उनके जो पुरुष जो शराब या नशे कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये एक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है और समाज में इसको बढ़ावा नहीं देने के लिए समाज के लोगों को भागीदार होना होगा। जब तक समाज के लोग भागीदार नहीं होंगे, और जो युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं कि ये इनमें जो बच्चे हैं, वो बच्चे 14 साल से 18 साल से 25 साल के बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो ये जो युवा पीढ़ी है और ये जो नशे में इन्वॉल्व हो रही है, तो हमें लगता है कि इनको जो डाइवर्ट शिक्षा, एजुकेशन में इनको लाना है। तो इनके लिए जो सामाजिक लोग हैं, जो वहाँ उनके पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत उनको ज़रूरत है कि वो अवेयर हों कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। उनकी चूँकि मॉनिटरिंग ज़रूरी है, हर परिवार अपने बच्चों पर अगर मॉनिटरिंग करेगा और उसको लगेगा कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़ाई की दिशा से कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, तो दूसरे अच्छे पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे, चाहे तो वो उसको स्किल्ड में लगा देंगे। मैम, अभी आपने कहा कि पेरेंट्स का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, सबका सहयोग होगा, सरकार का सहयोग, तभी किसी भी बिल पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, फिर भी अगर शराब लोगों तक पहुंच जा रहा है, लोग कह रहे हैं अब तो होम डिलीवरी हो रहा है, बंद क्या, तो फिर सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, कैसे? देखिए, वो तो है, मैंने कहा कि मैं बात करती हूँ जब प्रशासनिक तंत्र से कि आखिर आपके नाक के नीचे इस तरह की हरकत क्यों हो रही है और आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। मैंने कई गाँवों को चिन्हित किया और उस गाँव के युवाओं को मैंने देखा नशे में, तो मैंने खुद कंप्लेन की। तो ये चूँकि ये नशा सिर्फ शराब नहीं है, बंदी तो सिर्फ शराब हुई है ना, ये शराब कंप्लेन है कि अलग अलग तरीके के नशा शुरू, शराब बंदी है। और यहाँ खास करके आपको ये समझना होगा कि हम सीमावर्ती क्षेत्र में हैं। एक तरफ बंगाल बॉर्डर है, एक तरफ नेपाल बॉर्डर है, तो जो बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों का भी हमें लगता है कि प्रशासन को और चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सीमावर्ती क्षेत्र में निश्चित तौर पर प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त हो जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा अंकुश लगा पाएंगे। सरकार ने नीति बनाई, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार की समीक्षा में, जैसे हमारे हेडक्वार्टर के रहने वाले हमारे जो नेता हैं, उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो सीमांचल में रहने वाले जो लीडर्स हैं, उनको विधानसभा में, राज्यसभा में और लोकसभा में आवाज़ उठाते, या लेजिस्लेटिव काउंसिल में आवाज़ उठाते कि बिहार में इस तरीके का अभी हो रहा है। तो सरकार को आप जब दिशा दिखाते हैं या तो सरकार को संज्ञान में लाते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कार्रवाई होती है। एक और जनता की बड़ी समस्या है, खास करके मैंने जब अररिया और पूर्णिया इन सब इलाकों में मैंने घुमा, उनका कहना है कि क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है, विधायक के खिलाफ नाराज़गी है लोगों में, लेकिन नाराज़गी का कारण है कि भ्रष्टाचार। छोटे लेवल पे हम कुछ भी काम कराने जाते हैं जब ब्लॉक में किसी के भी पास, तो एक जो घूस का अभी भी बिहार में चलन है वो अभी भी जीवित है, और हमारा एक भी काम नहीं हो पाता है जब तक अगर हम पैसा ना दें तो हमारा काम रुक जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार रुक गया है, जनता को सीधे सरकार से मुनाफा मिल रहा है, दूसरी तरफ धरातल पे अगर जब हम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जनता अभी भी उस चीज़ से ग्रसित है। आखिर क्यों? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए ब्यूरो जो का ये गठन किया गया और उसमें पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। आप जानते हैं कि बड़े बड़े अफसरों को जेल में डाला गया, जहाँ सामाजिक ऑपरेशन रहा है, जहाँ भी घूस के, हमारे अररिया के रानीगंज क्षेत्र में आप ले लें, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि BDO और CO को पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। तो जब जो कानून है, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, जब ये दोनों अपराध है तो अपराध कर कौन रहा है?
लेने वाले अपराधी हैं तो देने वाले भी अपराधी हैं। कार्रवाई जनता बोलेगी ना कि हमें छोटा काम जनता कराना चाहती, जनता किन पर कार्रवाई चाहती है ये बताएं। अगर जो दे रहे हैं वो भी तो अपराधी है, तो लेने वाले पे ही जाएगी। तो जो दे रहे हैं वो अपराधी नहीं है। अब जनता क्या करे, आपकी नज़र मजबूर में है, क्या है? काम नहीं हो पा रहा है मजबूरी और काम है, जरूरी है। देखिए- अब आज मुझे एक स्टूडेंट मिला जिसका कल नालंदा में पेपर है और वो एक पेपर लेके गया फॉर्म अप्लाई करने, उसका पेपर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वो पैसा नहीं दिया। अब उसका कल एग्ज़ाम रुक गया, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। अगर उसके पास पैसा होता तो वो पैसा दे के पहले फॉर्म अप्लाई कराता, फिर वो दे नहीं तो क्या करे, मजबूरी नहीं है तो क्या है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि जो भ्रष्टाचार मुद्दा है, ये मुद्दा तो आप जानते हैं कि बहुत पहले से ही है और मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की बिहार के लिए एक अच्छा पॉजिटिव सोच के रखा और उन्होंने इसके लिए पहल की कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो और इसके लिए उन्होंने सारी कार्रवाई की। बट अभी भी अगर है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं, क्योंकि अगर मेरे ब्लॉक में हमारे नाक के नीचे अगर इस तरीके के करप्शंस हैं तो हम क्यों नहीं देख रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे दायित्व बनते हैं कि हम ब्लॉक में जाकर बैठे 2 घंटा मॉनिटरिंग करें अपने हमारे लोगों का काम किस प्रकार हो रहा है। जहाँ पर पदाधिकारी के अगर वर्किंग कल्चर मुझे लगते हैं कि नहीं ये संदेहास्पद है, ये करप्शन कर रहे हैं, तो इस पर आपको सरकार में या विधानसभा में या उनके खिलाफ कार्रवाई की आप मांग करते तो जनप्रतिनिधि इसके लिए बहुत दोषी हो जाते हैं। ये मेरे कुछ जनता के सवाल थे जो मुझे मिला, मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, मौका मिला है तो। लेकिन हम अब आते हैं विपक्ष के मुद्दों पे। विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में उठाई है वोट चोरी। SIR करवा रहे हैं आप लोग और विपक्ष बिहार में भ्रमण किया और विपक्ष हर किसी के पास जाकर ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है जिससे आप सरकार में आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, वोट चोरी हो रहा है? देखिए विपक्ष के पास तो अब कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सब फिजूल और मतलब आप समझे कि अननेसेसरी बातें जो जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अगर वोट चोरी हो रही है तो भाई आपके विपक्ष इतने मजबूत कैसे बिहार में हैं और देश में? क्या वोट चोरी से विपक्ष मजबूत हुआ है? सत्ता में तो आप बैठे हैं, सत्ता चोर में भी अपना जनता कुछ ने छोड़ के जाता है। जनता ने मैंडेट दिया है भाई, ये मैंडेट जनता के द्वारा दिया हुआ है। जब छटपटा रहे हैं जिनको आज़ादी के बाद लंबे दिनों तक जनता ने मौका दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं। जब कोई काम कर रहे हैं तो फिर अब इनकी बौखलाहट बोल रही है। कोई चोरी नहीं है, अगर चोरी होती तो राहुल जी और प्रियंका जी MP होती। सबसे पहला वार कहाँ होता? आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला वार कहाँ होता। हम विपक्ष आने ही नहीं देते। आप अररिया ही विधानसभा ले लें, अररिया विधानसभा में अगर वोट की चोरी होती तो शगुफ्ता अजीम आज MLA होती अररिया की। आबिदुर रहमान कैसे हो गए? बड़े भाई कैसा काम कर रहे हैं? बड़े भाई हैं, मैं क्या कहूँगी, वो तो जनता आपको सुना ही रहे हैं सारी गाथा। वो जैसे भी काम कर रहे हैं तो उसी के आपने कहा पहले ही कहा। अगर आपको मिलता है टिकट कैसे टक्कर देंगी? क्या अलग आपका स्ट्रैटेजी? मजबूती से देंगे और इस बार अगर मुझे मौका देते हैं शीर्ष नेतृत्व, अगर हमारे नेता मुझे अगर अवसर देते हैं तो हमारी टक्कर क्या है कि विपक्ष साफ हो जाएगा यहाँ से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी सीटों से कई और सीटों को भी लाभ पहुँचेगा, क्योंकि सीमांचल में महिला मुस्लिम पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था टिकट और विशेष रूप से उन्होंने सीटें चेंज करके दी थी और वो चाहते थे कि शगुफ्ता अजीम अररिया हेडक्वार्टर से चुनाव लड़े और उन्होंने महिला सीट पर पूरी तरीके से अपनी मोहर लगाई थी।